तो आज हम लोग का जो अवेयरनेस का टॉपिक है, ये सबके लिए जो जिन लोग का इनफर्टिलिटी इनके लिए आए हैं, और दूसरा जो लोग कंसीव किए हैं उनका नॉर्मल चेकअप के लिए जो ANC बोलते हैं उसके लिए आए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसको हम जो डिजीज है जिसको हम बोलते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में PROM और एक है PPROM बोल के। ये क्या है, पहले आप कभी कभी सुने होंगे भी, तो आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। तो कभी कभी आप देखे होंगे आपका प्रेगनेंसी अराउंड 7-8 महीने हुआ होगा, कभी पानी निकल जाता है जिसको लीकिंग बोलते हैं। और कभी कभी आपको अगर 9 महीना भी हो चुका होगा, मतलब 37 वीक्स भी कंप्लीटेड हो गया होगा, उसके बाद भी आपका लेबर पेन शुरू नहीं होगा, और लेकिन आपका पानी डिस्चार्ज हो जाता है जिसको हम लीकिंग बोलते हैं। तो अगर लीकिंग हो जाता है तो ये बच्चे के लिए बहुत दिक्कत है। तो उसी के लिए आज जो हम लोग का जो अवेयरनेस का टॉपिक रहेगा, तो ये जो PROM एंड PPROM क्या है, किन लोगों को ऐसे ये होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में जस्ट 5 मिनट बात करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों का अगर ये पानी डिस्चार्ज हो जाता है और बेबी अगर प्रीटर्म डिलीवरी हो जाता है, ये बच्चे के लिए बहुत परेशानी होता है। जो अगर प्रीटर्म बेबी अगर आपका 7 महीने का या 8 महीने का बेबी डिलीवरी हो जाता है, तो उसके क्या होता है, बेबी का सांस लेने में दिक्कत होता है, बेबी का फीडिंग प्रॉब्लम होता है, बेबी को इन्फेक्शन होता है। तो ये सारा बहुत सारा दिक्कत होता है बेबी को, अगर आपका बेबी जल्दी डिलीवरी हो जाता है कि टाइम से पहले अगर डिलीवरी हो जाता है तो ये परेशानी होता है। सो अभी कौन आपको बता सकते हैं PROM का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज PROM? PROM का फुल फॉर्म है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है, जो आपका बच्चादानी के अंदर जो आपका जो जेस्टेशनल सैक जो बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चा रहता है, एक एमनियोटिक सैक जैसा रहता है, पानी के अंदर बच्चा रहता है। जो पानी रहता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। जो पानी जब रहता है उसके अंदर पानी रहता है, उसको कवर करके एक रहता है मेम्ब्रेन। अगर वो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है तो पानी निकल जाएगा। तो इसके कारण अगर प्रीमेच्योर, इसके और डिजीज इसके हिसाब से नाम क्या हुआ, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, के टाइम के पहले वो मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। और एक डिजीज है उसको हम बोलते हैं प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, PPROM। मतलब अगर 37 वीक्स कंप्लीटेड हुआ होगा, उसके बाद अगर मेम्ब्रेन रप्चर होकर पानी निकल जाता है तो उसको PROM बोलते हैं। अगर 37 वीक्स भी नहीं हुआ होगा, प्रीटर्म बेबी है, उसके पहले आपका अगर पानी रप्चर हो जाता है और मेम्ब्रेन रप्चर होकर पानी निकल जाता है, उसको PPROM बोलते हैं। ये आपका 2 चीज है, ये सबको आपको समझना रहता है। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पानी जा रहा है बोल के? बहुत टाइम में मेरे पास पेशेंट आता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, कभी कभी थोड़ा व्हाइट डिस्चार्ज होता है, दैट इज नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा कभी हो रहा है तो। लेकिन लीकिंग हुआ बोल के कैसे पता चलेगा आपको? लीकिंग जब होगा ना, पूरा गॉसिप, पूरा पानी निकल जाएगा एक साथ, उसमें क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस लीकिंग ऑफ फ्लूइड होगा, कंटिन्यूअसली पानी निकलता रहेगा वेजिना से। तो उसमें पता चला कि आपका अंडरगारमेंट जो है वो पूरा वेट हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूअस आपका पानी जा रहा है, तो आपको समझ लीजिए कि आपका पानी डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। तो जो पानी जो रहता है निकलता है, नॉर्मली वो क्लियर रहता है, क्लियर वाटर रहता है, क्लियर जैसे पानी जैसा रहता है ना, पेल येलो भी कभी कभी रहता है, कभी थोड़ा स्मेल होता है, फाउल स्मेलिंग जैसा रहता है। तो उसमें आपको पता चला कि पानी आपका अभी जा रहा है। उसके साथ कभी कभी कुछ लोगों का बैक पेन भी रहता है। अगर पानी जा रहा है उसके साथ अगर फीवर होता है आपको, तो ज़्यादा डेंजर है। पानी जा रहा है, अगर बच्चा नहीं खिल रहा है तो ज़्यादा डेंजर है। तो ये सब थोड़ा आपको, अगर इसका कुछ दिक्कत रहता है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना चाहिए, आपको डिले नहीं करना चाहिए। तो आपका जिन लोग का ऐसे डिलीवरी के पहले पानी चले जाने का जो रिस्क है, जिसको हम PPROM और PROM बोला, उसका कारण क्या है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, कोई बता सकते हैं? उसका जो पहला रिस्क फैक्टर है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जिन लोग का देखिए बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, अगर बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो उनका टाइम के पहले पानी मेम्ब्रेन रप्चर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए जिन लोगों का इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। सेकेंड थिंग, आपका पहले बच्चे में अगर PROM हुआ होगा तो इस टाइम भी आपका PROM होने का चांसेस ज़्यादा रहता है।
तो इसलिए आपका थोड़ा जिन लोगों का फर्स्ट टाइम हुआ है तो इसलिए हम थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट करके उसको हम देखते हैं जिसमें इस टाइम वो दिक्कत ना हो। और एक रिस्क फैक्टर है जिन लोगों का मैंने देखा है, जिन लोगों का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, खाना पीना ठीक से नहीं कर रहे हैं, एनीमिया है, ब्लड में आपका जो हीमोग्लोबिन का कमी है, उसमें भी मैंने देखा है उन लोगों को थोड़ा पीआरओ होने का चांसेस रहता है। जिन लोगों का मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब एक साथ 2 बच्चा रहेगा, तो उनका भी ये मेम्ब्रेन जल्दी रप्चर होने का चांसेस रहता है। कभी 2 बच्चा 3 बच्चा भी रह जाते हैं, उस टाइम में टाइम के पहले मेम्ब्रेन रप्चर होने का चांसेस रहता है। सो जिन लोगों का थोड़ा बच्चे जाने का जो रास्ता जो सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स का लेंथ थोड़ा जो मुंह है उसके थोड़ा रास्ता का जो जितना रहना चाहिए उसमें थोड़ा स्मॉल है, शॉर्ट सर्विक्स बोलते हैं। अगर सर्विक्स छोटा है तो उसमें भी जल्दी पानी रप्चर होने का चांसेस रहता है। तो ये सब आपका अगर रहता है रिस्क फैक्टर तो उसको आपको एडवांस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि नहीं सर हम लोग का ये दिक्कत है, तो हमें जैसे बच्चा पहले डिलीवरी न हो उसके लिए हम एडवांस ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसलिए मैं रिपीटेडली आप सभी को बता रहा हूं, अगर बच्चा अभी 8 महीना का है और पानी रप्चर हो जाता है, मेम्ब्रेन रप्चर होता है, पानी निकल जाता है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये सभी पता होना चाहिए। वो एक इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी जैसे आपको इमीडिएटली पानी रप्चर हो जाता है तो पानी निकल जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली आपको एक स्टेराइल पैड यूज करना है और साफ रहना है, हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि ये मेन कारण है इन्फेक्शन कारण अगर आपको फीवर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके लिए भी डेंजर है, बच्चे के लिए भी डेंजर रहता है। इसलिए आपको इमीडिएटली एक स्टेराइल पैड यूज करके आपका जो पास के जो हॉस्पिटल है या यहाँ पे आप इमीडिएटली आके मुझे मिलना है। जैसे इमीडिएटली आपको हम देखेंगे क्यों ऐसा दिक्कत हो रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं। और जिन लोग का भी ऐसे पीआरओएम होता है उसका क्या ट्रीटमेंट है, पहले हम देखते हैं उसका कारण क्या है, उसलिए हाई वेजिनल स्वाब लेते हैं, कौन सा इन्फेक्शन है देखते हैं, फिर आपका कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें इन्फेक्शन क्या है पता चलता है। उसके बाद आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड होके ये पता चल जाए कि पानी जाने के बाद अभी कितना पानी है, अगर कितना दिन तक हम वेट कर सकते हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, बिना पानी में जैसे मछली नहीं सर्वाइव नहीं कर सकता है, वैसे विदाउट वाटर लाइकर नहीं होगा तो बच्चा भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके लिए पानी का बहुत ज़रूरत है बच्चे को सर्वाइव करने के लिए। तो इसीलिए हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड करके पानी कितना है, तो इस हिसाब से हम प्लानिंग डिलीवरी का हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम उनको एंटीबायोटिक देते हैं, तो उसके बाद फिर हम मॉनिटरिंग करते हैं बच्चे का, फिर उसको मदर का मॉनिटरिंग करके देखते हैं कितना दिन तक हम वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपका टाइम के पहले डिलीवरी होने का रिस्क रहता है तो उनको एनआईसीयू बैकअप बहुत ज़रूरी है। एनआईसीयू क्या है, जैसे आप आईसीयू सुने होंगे, उसमें बच्चे का आईसीयू होता है, उसको नियोनेटल आईसीयू बोलते हैं। तो अगर टाइम के पहले अगर बच्चे का डिलीवरी होता है तो कुछ दिन बच्चे को आईसीयू में रखने का ज़रूरत है, जिसको एनआईसीयू बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ दिन आप बच्चे को एनआईसीयू में रखने के बाद बच्चे का फिर उसको हम फिर नॉर्मली उसको जो भी सपोर्ट चाहिए उसको हम सपोर्ट देखते हैं। नियोनेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, बच्चे का जो डॉक्टर होते हैं ना, तो नियोनेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो देखते हैं उसको। फिर बच्चा स्टेबल होने के बाद फिर उसको मदर साइड उसको दे देते हैं। तो कुछ दिन कभी कभी टाइम के पहले डिलीवरी होने से उसको हम बच्चे को एनआईसीयू में रखना पड़ता है। लास्टली सबको मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये सिचुएशन ना हो अगर उसका हम लोग को प्रिवेंशन लेना है, तो कैसे आप प्रिवेंशन ले सकते हैं, जैसे ऐसा सिचुएशन ना हो, क्या क्या कर सकते हैं आप। पहले आप जब भी कुछ इन्फेक्शन होता है इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना है। अगर कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो इमीडिएटली आप उसको इग्नोर मत कीजिए, नेग्लेक्ट मत कीजिए। छोटा सा भी इन्फेक्शन हो इमीडिएटली आप मिलिए, हम देखेंगे कौन सा इन्फेक्शन है, यूरिन टेस्ट करेंगे, हाई वेजिनल स्वाब करेंगे, तो सारा जांच करके देखेंगे कि इन्फेक्शन है क्या। क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज जो है आपका जो मेम्ब्रेन रप्चर होने का क्या है, इन्फेक्शन के कारण ही बहुत टाइम में मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है। तो आप इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट कर देंगे तो मेम्ब्रेन रप्चर होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। उसके बाद आपको हेल्दी न्यूट्रिशन लेना है, जो भी डेफिशिएंसी है खाने पीने का आपको अच्छे से देखना है। जैसे आपका जो भी डेफिशिएंसी है, जैसे मैंने ड्यूरिंग आपका प्रेगनेंसी में सबको आयरन दवाई, फिर आपको कैल्शियम का देता हूँ, प्रोटीन पाउडर देता हूँ। क्यों देता हूँ, क्योंकि आपका जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने के लिए, एनीमिया ना हो, ब्लड की कमी ना हो,
क्योंकि इसके कारण भी बहुत टाइम में ये रप्चर होने का चांसेस रहता है। और आप लोग को एडिक्वेट रेस्ट लेना है। वो टाइम में मैं क्या करता हूँ कि जिन लोगों को मैं देखता हूँ थोड़ा रिस्क है ऐसा कुछ, तो उनको रेस्ट लेने के लिए एडवाइस करता हूँ। तो उन लोग को थोड़ा, जिन लोग का मैं रिस्क देखता हूँ उनका रप्चर होने का चांस है, तो एडिक्वेट आपको रेस्ट लेके रहना है। सो दिस इज अवेयरनेस फॉर एवरीवन। मैंने देखा है बहुत टाइम में जो जिन लोग का अवेयरनेस नहीं होने के कारण बहुत टाइम में ऐसा मेमोरी रप्चर होने का चांसेस रहता है, प्रीटर्म लेबर होने का चांसेस रहता है। उन लोग को हम पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं। बहुत टाइम में मैंने देखा है जिन लोग का बार बार ऐसे टाइम के पहले डिलीवरी हो जा रहा है, उनके लिए हम लोग एक सर्विकल सर्कलेज भी देते हैं। बच्चेदानी के जो मुंह है सर्विक्स में, वहाँ पे एक स्टीच दे देते हैं, जिसमें बच्चे 9 महीने तक जाता है। जब आप डिलीवरी के टाइम में बच्चे को भी डिलीवरी करेंगे, उसके टाइम में वो जो स्टीच दिया है उसको भी निकाल देते हैं। तो ये सब एडवांस ट्रीटमेंट है। अगर कब पॉसिबल होगा? जब आप लोग आके आपका जो दिक्कत है, आपको परेशानी है, जो बताएंगे, आपको बताएंगे हम लोग का इन्फेक्शन हो रहा है, हम लोग का पहले ऐसे हुआ था, जिन लोग का 2 बच्चा ठहर गया है, तो इन लोग को इमीडिएटली आके मिलेंगे, देन ओनली आपका जो परेशानी है उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। सबका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन अपन प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है ना। दिस इज अवेयरनेस फॉर एवरीवन। कुछ लोग का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा सर इन्फेक्शन का सिम्टम्स क्या है? या तो इन्फेक्शन है बोल के कैसे पता चलेगा? जैसे आपका बार बार यूरिनेशन होना, यूटीआई जैसे जिन लोग का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? आपका बार बार यूरिनेशन होगा, आपका जो यूरिनेशन जाने के बाद जलन होगा, बार बार आपको इचिंग होगा, खुजली होगा, वो टाइम में व्हाइट डिस्चार्ज होगा। जो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है उसको देखेंगे ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, कॉडी व्हाइट, दही जैसा, जैसे होता है ना कर्ड जैसा, दही जैसा, ऐसा पूरा ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है आपका। और उसके साथ इचिंग हो रहा है, बहुत सीवियर इचिंग हो रहा है। तो ये सब और स्मेली हो रहा है, स्मेल हो रहा है बहुत। तो ये सब देखेंगे कि सोचेंगे कि नहीं मेरा इन्फेक्शन हो रहा है। और इन्फेक्शन का जितना भी जो होता है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, कैंडिडा इन्फेक्शन बोलते हैं, वो टाइम में बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उस सब के लिए एंटीबायोटिक, एंटी फंगल बहुत अच्छा है। और जो प्रेगनेंसी में सेफ है वो हम एंटीबायोटिक और एंटी फंगल देते हैं, जिसमें उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। और जैसे आपको बहुत टाइम में इन्फेक्शन है कि नहीं और कौन सा इन्फेक्शन है, इसके लिए एक स्वाब टेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कल्चर सेंसिटिविटी। आपका जो वेजिना से क्या करते हैं, वहाँ पे एक स्टिक से, उसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा आप स्वाब लेते हैं, स्वाब स्टिक बोलते हैं, उसमें हाई वेजिनल स्वाब, उसमें पता चल जाता है कि उससे जो स्वाब मतलब वहाँ पे जो पानी डिस्चार्ज हो रहा है, वो पानी का हम टेस्ट करते हैं, जिसमें पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया या फंगल, कौन सा इन्फेक्शन है, वो पता चल जाता है। वही हिसाब से अगर हम उनको ट्रीटमेंट दे देते हैं तो उनका जो ये दिक्कत है वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।